प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान का भूगोल भाग का जो चैप्टर है आकार एवं स्थिति, उसका अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान आकार एवं स्थिति, आकार एवं स्थिति। तो हम देखेंगे कि किताब में जो पहले दिया है उसमें दिया यह है कि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये गोलार्ध क्या होता है। बच्चे थोड़ा सा इसके पहले जो भी कुछ कम जानकारी की वजह से ये गोलार्ध, अक्षांश, देशांतर वगैरह ये सब जान नहीं पाते हैं, तो हम इसको आज जानने की कोशिश करेंगे। मेरे हाथ में ये जो ग्लोब दिखाई दे रहा है, ये अक्सर आप सभी लोगों ने किसी मेज पर, किसी ऑफिस पर, किसी लैब में इसको देखा होगा। तो ये जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी का ये छोटा रूप दिया गया है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझने के लिए। इसको हम ग्लोब कहते हैं। तो इसमें ये जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी, ये कहा जाता है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। ये पृथ्वी ध्रुवों पर, ये जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव थोड़ा थोड़ा चपटा है। तो कोई ऐसा आकार नहीं है जिसको आकार हम बता दें, इसलिए पृथ्वी का जो एक विशेष आकार है उसको हम भू आकार ही कहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो भू आकार है, इस भू आकार में इसका गोलार्ध क्या होता है। तो बच्चों, अगर हम पृथ्वी को हम गोल मान लेते हैं, पूरी तरह से गोल मान लेते हैं, तो पृथ्वी को बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। इस काल्पनिक रेखा को हम विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। यानी इस पृथ्वी को, यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा, पृथ्वी को बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। इस काल्पनिक रेखा के ऊपर जो भी आधा हिस्सा बनेगा, इस आधे हिस्से को ही हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। आधे हिस्से को, यानी इस पृथ्वी है, ये पृथ्वी के आधे हिस्से जो ऊपर हिस्सा है उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इसके जो निचले वाला हिस्सा होता है इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यानी ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर, यानी ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। अब हम इसको, अगर हम इसी पृथ्वी को, अगर हम वर्टिकल, अगर हम इसको काट देते हैं, अगर इसको हम बीचों बीच से ऊपर से काट देते हैं, तो यह जो पृथ्वी है कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से। अगर हम इसको काट देते हैं वर्टिकल, तो इसको हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, इसको हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, और इसको हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। यानी पृथ्वी को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए, पृथ्वी को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए इसको क्षैतिज रूप से, तो ये ऊपरी हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और निचले हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध, और फिर हम इसको अगर हम बीचों बीच से काट देते हैं तो इसको हम पूर्वी गोलार्ध और इसको हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। अब यहाँ जो पहली लाइन लिखी गई है किताब में, उसमें यही लिखी गई है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन मैं कह रहा हूं
भारत पूर्वी के साथ साथ उत्तरी गोलार्ध यानी भारत पूर्वोत्तर गोलार्ध में स्थित है। यानी इन चारों में से देखें तो इन चारों में से ये जो गोलार्ध है यानी ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी पूर्वोत्तर जो गोलार्ध है इसी गोलार्ध में अपना भारत स्थित है। भारत अपना जो भारत है वो भारत ये यानी इधर चलेंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध और ऐसे करेंगे तो पूर्वी गोलार्ध यानी अपना भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब इसमें देखेंगे कि लिखा है भारत का जो विस्तार होता है वो भारत का विस्तार जो दिया है वो ये जो भारत है इस भारत का विस्तार उसमें दिया है। एक भारत का ये छोटा नक्शा है तो यहां पर जो भारत का जो विस्तार दिया है वो विस्तार ये 8 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यानी इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांशीय इसका विस्तार है और इसका जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। यानी इसका जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक ये विस्तार है। अब बच्चों ये डिग्री तो समझ में आ रहा होगा लेकिन ये मिनट नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये मिनट क्या चीज होता है। तो जिस तरीके से एक घंटे को हम 60 मिनट में बांटते हैं 60 भाग में बांटते हैं और हर एक भाग को हम मिनट कहते हैं। यानी एक घंटे को हम 60 भाग में बांट दें तो एक भाग को हम 1 मिनट कहते हैं। उसी तरीके से एक डिग्री को हम 60 भाग में बांट दें तो एक भाग को हम 1 मिनट कहते हैं। एक भाग को 1 मिनट कहते हैं और इसको चिन्ह इस द्वारा दिखाया जाता है। यानी ये जो मिनट बता रहे हैं ये मिनट भी एक प्रकार से कोण का ये मात्रक है। तो इसको यानी कोई पूछेगा तो कहेंगे कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अब देखेंगे कि आगे दिया हुआ है कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और अब हम देखेंगे कर्क रेखा क्या होती है। तो ये पृथ्वी है, तो हमने पहले बताया कि पृथ्वी को बीचों बीच से जो काटने वाली रेखा है, जो काल्पनिक रेखा है, इसको हमने बताया कि विषुवत रेखा, इसको भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश इसको कहते हैं। अब जो कर्क रेखा होती है वो कर्क रेखा वो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है इसको हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है इसको हम मकर रेखा कहते हैं। यानी इसको कर्क रेखा और इसको मकर रेखा कहते हैं। और भारत के बीचों बीच से होकर की कर्क रेखा गुजरती है। यानी अगर अपना भारत हम देखें, भारत का नक्शा बनाएं तो भारत ये पड़ेगा, यानी भारत जो है भारत के बीचों बीच से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। यहां पर
भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा, यहाँ पर गुजरात, यहाँ राजस्थान, यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ झारखंड, यहाँ पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी 8 राज्यों से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। बच्चों, ये अक्षांश और देशांतर क्या होता है, थोड़ा सा इसके जो किताब में दिया है उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर के बारे में हम जानेंगे। तो देखो, ये जो पृथ्वी है, अक्षांश और देशांतर ये किसी भी स्थान को दर्शाने का एक माध्यम है। अक्षांश और देशांतर के माध्यम से हम लोग किसी भी देश की, किसी भी जगह की, यानी लोकेशन का ज्ञान होता है। लोकेशन यानी उस स्थान को हम जान सकते हैं कि वह स्थान कहाँ होगा। तो ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को अगर हम बीचों बीच से जो काल्पनिक रेखा है, इसको हम 0 डिग्री अक्षांश, इसको हमने पहले बता दिया है कि जो बीचों बीच से जो रेखा काटती है, इसको हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक एक डिग्री पर हम रेखा खींचते चले जाएं, तो पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल, जिसको क्षैतिज हम कहते हैं, यानी पृथ्वी के क्षैतिज, ये जो पृथ्वी की जो क्षैतिज रेखाएं जो खींची जाती हैं, इस तरीके से ये जो रेखा खींची जाती हैं, इसी को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक, यानी इसको हम नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और इसको हम साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहां विषुवत रेखा से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक अगर एक एक डिग्री पर हम रेखा खींचें, तो इसी रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अगर हम एक एक डिग्री पर खींचें, तो ये कुल 90 ऊपर और 90 नीचे, इस तरीके से कुल पृथ्वी पर 180 अंश, 180 रेखा खींची जा सकती है, अक्षांश रेखा खींची जा सकती है। लेकिन अगर हम इसको बिंदु मान लेते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि देशांतर रेखा, तो पृथ्वी के नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखा होती है, पृथ्वी के नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसको हम प्रधान देशांतर रेखा, या म्योत्तर रेखा, या फिर इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और ये रेखा ब्रिटेन की राजधानी लंदन से होकर के गुजरती है। इसको हम 0 डिग्री देशांतर भी इसको हम कहते हैं, यानी ये जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जो मिलाने वाली रेखा, इसको हम प्रधान देशांतर या म्योत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा या फिर 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। इस तरीके से अगर हम इस तरह से हम खींचें पृथ्वी के वर्टिकल, तो अगर हम एक एक डिग्री पर रेखाओं को खींचेंगे इस तरह से, तो इसी को हम देशांतर रेखा कहते हैं। अगर 10 डिग्री पर है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो पृथ्वी के इस साइड में, यानी हम देखें ग्लोब में देखें, तो ग्लोब में
ये जो रेखा है यही प्रधान देशांतर रेखा होती है। अब प्रधान देशांतर रेखा से लेकर के यहां तक 180 डिग्री और प्रधान देशांतर रेखा से लेकर के इधर, तो इधर की जो प्रधान देशांतर से पूरब की तरफ जो भी रेखाएं होती हैं उसको पूर्वी देशांतर रेखाएं कहते हैं, और प्रधान देशांतर से पश्चिम की तरफ जो भी रेखाएं होती हैं इसको हम पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये यहां से अगर मान लेते हैं कोई देश है ये, इसी देश को दर्शाना है, तो यहां से इस देशांतर रेखा से इस देशांतर रेखा तक और इस अक्षांश के बीच हम दर्शा देंगे, तो हम जान जाएंगे कि वह देश कहां पर, किस गोलार्ध में, किस जगह पर स्थित है। इस तरीके से ये जो अक्षांश और देशांतर जो होते हैं, अक्षांश और देशांतर किसी भी स्थान को दर्शाने के लिए ये काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर ये खींची गई हैं। इसके माध्यम से हम स्थान को जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एक आयताकार भाग में दिया है कि 2004 में सुनामी आई थी और उस सुनामी लहर में सबसे दक्षिणी बिंदु, उस सुनामी लहर में सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो खत्म हो गया है, हट गया है। तो ये छोटी सी बात है, जानकारी है, यानी 2004 में सुनामी लहर आई थी, बस इतना ही हम जानेंगे। और उस लहर में जो भारत की जो दक्षिणतम बिंदु जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं उसका अस्तित्व खत्म हो गया, बस इतना जानेंगे। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये तो भारत की स्थिति हो गई, अब हम भारत के आकार को हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का आकार कितना है। तो भारत का जो आकार है वो कुल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का जो क्षेत्रफल है वो है अब इसमें हम जानते हैं कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो समुद्र से घिरा हुआ है, यानी इधर अरब सागर, इधर भारत के पश्चिम में अरब सागर, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर और भारत के दक्षिणतम जो हिस्से हैं इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। बंगाल की खाड़ी स्थित है, यानी भारत एक ऐसा देश है जिसका आधा हिस्सा लगभग समुद्र से घिरा हुआ है और आधा से अधिक हिस्सा यह स्थल से घिरा हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत का जो स्थलीय सीमा है, भारत का जो स्थलीय सीमा है वो स्थलीय सीमा करीब 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर, यानी यहां से हम देखेंगे गुजरात से होकर, यानी ये जो सीमा है स्थलीय सीमा, ये स्थलीय सीमा की कुल जो लंबाई होती है वो 15,200 किलोमीटर है।
अब हम देखेंगे कि भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा, तो भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई ये 7516.6 किलोमीटर है। इस 7516 किलोमीटर में जो द्वीपीय प्रदेश हैं उन द्वीपीय प्रदेशों को भी लिया गया है। अगर हम अखंड भारत का देखें तो जो मुख्य भारत है उसका जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। यानी अगर हम द्वीपों को मिला दें तो तटीय सीमा का मतलब वह सीमा जो समुद्र से मिलती है, यानी ये सीमा इस सीमा की जो लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर, और इसमें द्वीपों का भी क्षेत्रफल लंबाई शामिल है, और जो 6100 किलोमीटर है इसमें द्वीपों की लंबाई शामिल नहीं है। तो ये भारत का आकार हो गया। अब हम देखेंगे कि भारत की जो यानोत्तर रेखा है, वो यानोत्तर रेखा ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर के गुजरती है। अब इसका क्या मतलब होता है, यानी भारत की जो मानक रेखा है, मानक समय रेखा, वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा होती है। तो हम देखेंगे कि ये जो पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी की कई गतियां होती हैं, लेकिन हम पृथ्वी की दो गतियों को हम जानने की कोशिश करेंगे यहां पर। एक तो जो अपने अक्ष पर घूमती है, ये अपने अक्ष पर जो घूमती है इसको हम परिक्रमण गति कहते हैं, और ये अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार अपने पूरा चक्कर लगा लेती है अपने अक्ष पर। उसी तरीके से दूसरी गति जो होती है उसको हम परिभ्रमण गति कहते हैं, और ये सूर्य के चारों तरफ गति करती है। तो सूर्य के चारों तरफ गति करती है। अगर हम अपने सर को हम सूर्य मान लें, और पृथ्वी तो यहाँ है ही है, तो देखेंगे पृथ्वी की गति अपने अक्ष पर ऐसे होती है, और साथ ही साथ ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है और साथ ही साथ सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो अपने अक्ष पर घूमने से ही पृथ्वी पर आधा समय का दिन और आधा समय का रात होता है। यानी रात और दिन होने का जो कारण है वो पृथ्वी का परिक्रमण गति है, यानी जो अपने अक्ष पर घूमती है, इसी अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन और रात होता है। तो ये जो पृथ्वी की जो गति होती है, ये पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ इसकी गति होती है। तो देखेंगे कि यहाँ पर हमेशा पृथ्वी की आधे हिस्से पर दिन होता है और आधे हिस्से पर रात होता है। यानी अगर हम जो कैमरा लगा है उस कैमरे को अगर हम सूर्य मान लें तो ये जो हिस्सा है इस हिस्से पर हमेशा दिन होगा और इसके इस पिछले हिस्से पर हमेशा रात होगी। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, इसलिए हर समय अपने आधे हिस्से पर ये उजाला रखता है सूर्य, और इसके पिछले हिस्से पर रात होती है। तो हम देखेंगे कि भारत की स्थिति ये है, यानी भारत का जो सबसे पूर्वी जो प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में पड़ता है। यहाँ पर सबसे पहले सूर्य उगता है, सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उगता है। और भारत का जो सबसे पश्चिमी जो राज्य है गुजरात ये सबसे पश्चिम में है। तो यहाँ पर सूर्य बाद में उगता है। और एक जानकारी और दे दें कि पृथ्वी
15 डिग्री घूमने के लिए 1 घंटा चाहिए और यानी 1 डिग्री घूमने के लिए इसको 4 मिनट चाहिए, 4 मिनट चाहिए, 4 मिनट चाहिए। तो हमने पहले ही बताया है कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है, यानी लगभग ये 30 डिग्री का अंतर होता है भारत के पूर्वी भाग और भारत के पश्चिमी भाग में। तो इस तरीके से तो 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री हम बता रहे हैं कि 15 डिग्री को घूमने में पृथ्वी को 1 घंटे लग जाते हैं। इसलिए ये जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री को घूमने के लिए कम से कम 2 घंटे का टाइम चाहिए। तो पृथ्वी के पूर्वी हिस्से में यानी अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य का उदय हो जाता है और गुजरात के पश्चिमी हिस्से में 2 घंटे बाद होता है। यानी अगर यहां पर एक समय में अगर यहां पर सूर्य 5 बजे उगता है, 5 बजे सूर्य यहां दिखाई देता है 5 बजे, तो यहां अभी भोर के 3 बज रहे होंगे, यहां पर 3 यानी 2 घंटा पीछे चलता है। तो एक ही देश में 2 समय न हो जाए, इसलिए न तो पूर्वी हिस्सों को लिया गया न ही पश्चिमी हिस्से को लिया गया, इसके बीचों बीच के हिस्सों को लिया गया ताकि समय में परिवर्तन न हो, बैलेंस करने के लिए। यानी यहां पर अभी दिन उग गया है और यहां पर अभी रात है, तो यहां पर कोई फोन करेगा कि हम तो दिन उग चुका, हम सूर्य देख रहे हैं और हम दातुन कुल्ला सब कुछ कर रहे हैं, तब तक ये कहेगा हम तो अभी सो रहे हैं, हम तो अभी सो रहे हैं। तो ऐसा न हो, एक ही समय में इसको और यहाँ बैलेंस करने के लिए जो बीच का रेखा है यानी 82.5 डिग्री, इसी 82.5 डिग्री को भारत का मानक समय रेखा निर्धारित कर दिया गया। और ये रेखा जो किताब में दिया है वो मिर्जापुर से होकर के गुजरती है, लेकिन मैक्सिमम किताबों में हमने देखा है कि ये रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। लेकिन यह एक जगह से नहीं गुजरती है, बहुत जगह से गुजरती है। लेकिन क्यों ऐसा देता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि बहुत जगह से गुजरता है, यहां से लेकर के यहां तक गुजरता है ये। तो इस तरीके से ये याम्योत्तर रेखा, यानी प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का याम्योत्तर समय रेखा कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। अब हम देखेंगे कि हमने पहले बताया कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल होता है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होता है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी भारत क्षेत्रफल के मामले में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे जो बड़े देश हैं वो है रूस, सबसे बड़ा देश है। उसके बाद कनाडा, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में सबसे बाद में। यानी भारत क्षेत्रफल के मामले में 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी जो कुल स्थल भाग है उस स्थल भाग का मात्र 2.4% ही भारत के पास है। यानी भारत विश्व का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का मात्र 2.4% ही रखता है। और सभी लोग जानते होंगे कि भारत की आबादी पूरी दुनिया में
दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, चीन के बाद दूसरा। यानी देखें तो हमारे पास क्षेत्रफल कम है, यानी जगह कम है, और हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है। अब दिया गया है कि स्वेज नहर के बन जाने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई। भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई। तो इसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्वेज नहर है क्या चीज। तो स्वेज नहर, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में जो ये हिस्सा है, ये यूरोप का हिस्सा है, ये यूरोप का हिस्सा है। यानी हम देखें तो पृथ्वी पर कुल सात महाद्वीप हैं, जिसमें अपना महाद्वीप, जो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप जो है, ये कुछ इस तरीके से जो भाग हैं, इसको हम एशिया महाद्वीप कहते हैं। ये सातों जो महाद्वीप हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। दूसरा जो महाद्वीप है ये अफ्रीका महाद्वीप, ये वाला हिस्सा है अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो उत्तरी अमेरिका, जो ये वाला हिस्सा है। और चौथा जो बड़ा महाद्वीप है वो दक्षिणी अमेरिका का है। 4 हो गए। उसके बाद 5वां जो है अंटार्कटिका है। और छठा ये यूरोप महाद्वीप है, ये वाला हिस्सा। और 7वां जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है, ये है। तो प्रश्न कह रहा है कि यूरोप और एशिया के बीच की दूरी कम हो गई। तो यूरोप ये है, यूरोप ये है, इसमें ये फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, इटली, ये जब जो देश हैं ये यूरोप देश में आते हैं, ये यूरोप के देश हैं। तो पहले जब स्वेज नहर नहीं बना था, तो यूरोप के लोग भारत में आने के लिए ये पूरा हिस्सा इस तरीके से नाव के द्वारा इस तरीके से आते थे भारत में। तो इनको बहुत लंबा दूरी तय करना पड़ता था इधर से होकर, यानी पूरा अफ्रीका को घूमते हुए आते थे, इसलिए ये दूरी बहुत अधिक पड़ती थी। लेकिन स्वेज नहर के बन जाने से, स्वेज नहर क्या है? स्वेज नहर ये भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में जो लगभग 50-55 किलोमीटर का जो हिस्सा था, वो हिस्सा स्थल खंड का था। इसलिए यहां से होकर के पानी जहाज इधर नहीं आ पाती थी। लेकिन 1869 में क्या किया गया? 1869 में ये जो भूमध्य सागर है, ये जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर और ये जो लाल सागर है, ये जो लाल सागर है, लाल सागर, इसके बीच में जो स्थल खंड था, उस स्थल खंड को यहां पर काट दिया गया। यानी स्थल खंड को जैसे नाली बनाते हैं तो उसी तरह से नहर बना दिया गया। ये तो इसको पानी से मिला दिया गया, समुद्र। अब इसको मिला दिया गया, यानी भूमध्य सागर और लाल सागर को मिला दिया गया। तो इसलिए अब जहाज यहां से, पानी जहाज पूरे आराम से ये भूमध्य सागर से होकर के लाल सागर होते हुए ये इधर एशिया में आ जाते थे। इसलिए ये दूरी कम हो गई। ये जो भूमध्य सागर दिख रहा है, ये लाल सागर से होते हुए अब बहुत आसानी से जहाज यहां से अब यहां आना है, बहुत कम दूरी है। इसलिए कहते हैं कि स्वेज नहर के बन जाने से ये यूरोप की एशिया से दूरी कम हो गई। आगे जो बातें दी गई हैं वो ये दी गई हैं, भारत का लंबाई और चौड़ाई, इसको हम देखेंगे। तो भारत की जो पूर्वी और पश्चिमी जो लंबाई है, यानी गुजरात से लेकर के इधर अरुणाचल प्रदेश तक, ये दूरी पड़ती है करीब 2933 किलोमीटर की पड़ती है। 2933 किलोमीटर, यानी
पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है, जो दूरी है, वो 2933 किलोमीटर की पड़ती है। वहीं देखेंगे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यानी कह सकते हैं कि ये कन्याकुमारी और ये कश्मीर, ये जो दूरी पड़ती है ये करीब 3214 किलोमीटर, 3200 यानी 3214 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ये भारत की लंबाई और चौड़ाई हो गई। इसमें हम देखेंगे किताब में भी दिया है, ये गुजरात से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश तक ये 2933 किलोमीटर यानी उत्तर पूर्व और पश्चिम की दूरी, और ये उत्तर और दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर। इसमें एक और बात दिया है कि ये जो भारत के जो द्वीप हैं वो छोटे छोटे द्वीप से मिलकर के बना हुआ है। एक लक्षद्वीप है जो कि अरब सागर में पड़ता है, इसकी राजधानी कवाराती है। और इधर बंगाल की खाड़ी में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये छोटा अंडमान, ये बड़ा अंडमान, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत से जो मुख्य भाग है उससे दूरी थोड़ी अधिक है, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और यहीं पर जो बड़ा अंडमान निकोबार, उसी में सबसे दक्षिणी पॉइंट जो होता है उसी को हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और ये जो मुख्य भूभाग है उसका जो दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, और जो पूरे भारत की यानी द्वीपी सहित देखेंगे तो भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु ये इंदिरा पॉइंट है। वहीं पर अगर प्रश्न पूछ लेता है कि उत्तरी पॉइंट तो ये इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, इंदिरा कॉल। और वहीं प्रश्न पूछ लेता है तो पूर्वी भाग, तो इसको हम कीवीथू के नाम से जानते हैं, कीवीथू के नाम से जानते हैं। पश्चिमी जो ये गुहार-मोथी करके कुछ है, कंफर्म नहीं है। तो इस तरीके से ये भारत के जो दक्षिणतम और उत्तरतम बिंदु हैं इसका। बाकी बच्चों जो आगे की चीजें हैं उसको हम अगले वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे, जिसमें भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन सब का जिक्र करेंगे और किस तरह से व्यापार वगैरह होता है, इसका हम अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।